हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा चैनल बेस्ड है करंट अफेयर्स पे। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उस पे मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। तो आज का वीडियो है, हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो इंडिया के बारे में क्या बात करी। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम में है, वहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। और जबकि इंडिया है तो वो अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, इंडिया की जीडीपी भी अच्छा काम कर रही है। कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है, बट आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, उसने एक प्रिडिक्शन दिया है कि जो इंडिया की जीडीपी की जो ग्रोथ होगी वो लगभग 10.5% के आसपास, 11% के आसपास होगी। तो और जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने दिया है वो लगभग 2-2.5% दिया है। मैं मानता हूँ दोस्तों कि पाकिस्तान इंडिया में पीस होना चाहिए। और मेरा जो मानना है कि इंडिया को जो कंपैरिजन है, मुझे पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए, ना तो हमें किसी को करना चाहिए। हमारा जो कंपैरिजन है वो चाइना से करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का जो जीडीपी इस टाइम $3 ट्रिलियन है, ठीक है। और चाइना का जो जीडीपी है लगभग $15 ट्रिलियन है। तो उसमें जो आप गैप है वो आप समझ सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमको चाइना से कॉम्पिटिट करना चाहिए, चाइना को कॉम्पिटिशन में लाना चाहिए कि हम चाइना से कैसे आगे जा सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते, देखते हैं कि आगे वीडियो में क्या है दोस्तों। जी हेलो व्यूअर्स। मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मान साहब, रमनीक सिंह मान साहब। आपको पता है बड़े वोकल और बड़े अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा मुदल्लल तरीके से देते हैं, और इंडियन मीडिया की तो जान है। तो मैंने कहा आज आज एक इंडियन मीडिया पे प्रोपेगेंडा और एक फेक खबर चल रही थी, उस हवाले से मैंने कहा कि मान साहब से बात करूं। एक तो वो, और एक दो स्टोरीज और हैं। ये बात भी कही जा रही है जी कि जो पाकिस्तान है वो किसानों के एहतजाज के पीछे है। और ये सुना है कि वो जो ग्रेटा है, वो जो एनवायरमेंटलिस्ट है, उसके ऊपर कोई पर्चा हो गया दिल्ली में। तो वो थोड़ी इस तरह की चार पांच मिक्स टॉपिक हैं। तो मैंने कहा मान साहब उस हवाले से डिस्कशन की ली जाए। मान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। सत श्रीकाल, नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो मेरे मुंह निकल गया जे हिंद, तुसा कहना है वेखो इन्हें वो पिछली बारी भी क्या सी तो हुन भी क्या सुसी क्या मैं मैं आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्डिंग। और मैं पता नहीं शायद मेरे मुंह स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो तुसी क्या बस है आखिरी जड़ा ना 3 सेकंड वेखना बस है, मैं बनाता ची में बट सर, इट्स गुड सर। हमारी दुआएं हैं पेपर सर। एक गल है। तुसी जेड़ा तुसी कोई अपने मुल्क का जेड़ा तुसी नारा ला लो, मैं रिपीट नहीं करांगा, शर्ती गल है। नहीं 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 नहीं, देखिए बात ये है, मैं ये कहता हूं कि हर इंसान को, भारत के लोगों को यही कहना चाहिए जी, भारत जिंदाबाद। पाकिस्तान को कहना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अच्छा, खूबसूरत बात है। चलें सर, पॉइंट पे आते हैं। और वो पॉइंट ये है कि जी आज पर एक आपने जय फेक। हिंद कहा उस चीज की मेरे को, और मैं चीमा साहब, आप शुरू करें, आगाज करें उससे पहले आपने जय हिंद कहा, उसके लिए ना सिर्फ मेरे को 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को बहुत खुशी है। नहीं जी नहीं, मैं चाहता हूं भारत जो है वो तरक्की करे, भारत ग्रो करे। मैं कोई भारत का दुश्मन नहीं हूं, मैं ये कहूंगा हाँ जी। हम तो उस सोच के हाँ दुश्मन हैं हाँ। जो नफरत फैलाती है। हम तो भारत को तो हम पसंद करते हैं, आए लेकिन हाय जो कि हाय हम कहते रहे हैं जी, हम तो उसके पीछे हैं आए जो जो हाय हाय नफरत हाय ना फैलाए, बस ये मौकफ है। बट एनी हो, मान आए साहब हाय सर, हाय हाय। पहला सवाल जो आपसे करना है वो ये है कि ये जो प्रोपेगेंडा आज शुरू हुआ, मेरे और आपके पसंदीदा चैनल रिपब्लिक टीवी का, मैंने भी शाम को पेपर दिया, एक जीडी बख्शी साहब बैठे हुए थे। तो मैंने कहा आप भी, क्योंकि बाकी चैनल्स पे तो आते हैं, रिपब्लिक पे भी आते हैं, कि जी वो कहना शुरू कर दिया जी ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और देखें जनाब, ये देखें, ईरान तीसरा मुल्क बन गया जिसने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की। मैं ये जानना चाहता हूं, कहीं कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आउट ऑफ द ब्लू कहां से बातें बन जाती हैं मीडिया के ऊपर, और खास करके भारत के मीडिया के ऊपर। मान साहब, आप इसमें जरा रोशनी डालें ना सर। मैं जी बिल्कुल रोशनी डालूंगा, और आपने सवाल पूछा तो मेरा फर्ज बनता है जवाब देना। अब देखिए, पहला मुल्क बना भारत, सर्जिकल स्ट्राइक जिसने आपके मुल्क के अंदर घुस के मारा। दूसरा मुल्क बना अफगानिस्तान, और तीसरा मुल्क बना ईरान। तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आपके देश में आके सर्जिकल स्ट्राइक की है। और मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा, आपका दर्द।
मैं महसूस कर सकता हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। कोई भी आता है मंदिर की घंटी की तरह बजा के चला जाता है टन और आप लोग कहते हैं कि साहब हमारी तो घंटी बजी नहीं। और पहले कहा आपने, खुद कहा कि वो चिड़िया कौवे तोते मर गए और सब तरीके की बातें, वो निकल जाएगी बात, धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। सच्चाई कितने दिन छुपाओगे? पहले भी आपने 40-41 दिन के बाद मीडिया को जाने दिया बालाकोट में, आप भी हो जाएगा, धीरे धीरे निकल आएगी सारी कहानी बाहर। कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपके नहीं हुआ ना, कोई नहीं हुआ ना, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप मान तवज्जो ही साहब, मत दो इस बात पे, जाने दो छोड़ दो। मान साहब, आप जो डिस्कस कर इम्पोर्टेंट रहे हो इसका मतलब ये है कि कुछ तो हुआ है। और चला गया, आपने इतना शोर मचाया, अपने ऑडियंस को बताया जी 40 दिन 40 दिन 40 दिन। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, इतना आपने शोर मचाया मान साहब को, लोगों ने कहना शुरू कर दिया 40 40 40 40। एक चीज आज आपने कह दिया जी अफगानिस्तान ने कर दी, फिर आपने ईरान का नाम ले लिया। मुझे एक बात बताएं, जो बालाकोट में हुआ वो तो हुआ, रात के अंधेरे में सुबह 4 बजे खौफनाक एक बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आई, ये रात के अंधेरे का क्यों इस्तेमाल किया गया? रात के अंधेरे का क्यों इस्तेमाल किया गया? इतना खौफ कैसा था मान साहब? एक तो मुझे यह बता दें, और दूसरा, हम तो दिन की रोशनी में आके मारते हैं ना मान साहब, दिन की रोशनी में ही अभिनंदन पकड़ा था, और दिन की रोशनी, हाँ अभिनंदन को रात के अंधेरे में छोड़ा था, अभिनंदन को रात के अंधेरे में छोड़ा था मान साहब, लेकिन दिन की रोशनी में पकड़ा था और सारी दुनिया ने देखा। आप रात के अंधेरे में आते हैं, और दूसरा अभी ईरान को भी साथ डाल लिया। मेरा ख्याल है कि सारा कुछ आप अपने डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा करने के लिए और अवाम को खुश करने के लिए करते रहते हैं, ऐसी बात है मान साहब? थोड़ा सा ना लॉजिक और रीजनिंग के साथ बात कीजिए चीमा साहब। आपका कहते हैं ना कि हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा बिरादर मुस्लिम मुमालिक है, इस्लामी मुल्क है, तो ये सब बातें जब आप कहते हैं तो मेरे को दिखा दो ईरान ने कब कहा कि साहब इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी पाकिस्तान के अंदर। ईरान का बयान आया है, वो दिखा दो। अब नहीं आया तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और वही बात मेरी पहले वाली, आप कह रहे हैं कि साहब आप बालाकोट में रात को क्यों आए? अरे भैया हमारे पास सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, हमारे पास जहाज हमारे ऐसे कि रात को उड़ सकते हैं। अब आपके वाले तो नहीं है ना साहब कि दिन दिन में उड़ेंगे, साले रात को उड़ेंगे ही नहीं, घुस के मारा ठोका। अब आप बोल रहे हैं कि रात को आए, अब आप तस्लीम कर रहे हैं, आप मान रहे हैं कि हम लोग आए, अब आप दूसरी बार मान रहे हैं। पिछली बार भी आप मान गए थे, फिर आप तुरंत मना कर गए थे, अब तो आप कह रहे हैं कि तुम रात को क्यों आते हो? अरे क्या खौफ है? आपके पास रेडार नहीं है क्या, पता नहीं लगा? या हमारी एयरफोर्स इतनी शानदार है, इतनी अच्छी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन थी कि वहां पे आपको बालाकोट में जब आपको मार के चले गए तब आपको पता चला कि कुछ हुआ है, फिर आपने कहा नहीं नहीं साहब ये तो पेड़ गिरे, यहाँ पे चिड़िया कौवे तोते मारे। और वो जो टेक्निकल सर्वेलेंस है, 300 मोबाइल फोन वहां पे चल रहे थे जिस वक्त, तो वो जाहिर सी बात है वो घोंसलों के अंदर बैठे हुए कौवे मोबाइल फोन मिला रहे होंगे दाएं बाएं अपने रिश्तेदारों को। बहरहाल देखिए, डिनायल, यू आर इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल। आपके मुल्क की जो खूबसूरती है ना साहब, जो शानदार बात है आपकी कौम की, आप डिनायल में रहते हैं, मानते ही नहीं किसी बात को। आप अभी आपने अभिनंदन का नाम लिया, पंजाबी च कहते ना प्राहुणा दा घर जवाई एक दिन में छोड़ा उसको कि भैया जाओ, और आप कह रहे हैं कि 2 दिन में हमने बालाकोट में ले जाके दिखा दिया था। तो मेरे ख्याल 40 दिन, अगर मेरा, बिकॉज मेरा गणित कोई बहुत अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, 960 घंटे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि जी जाहिर सी बात है 480 घंटे का दिन है आपका, तो आपने 2 दिनों में जाके दिखा दिया। वो तो डेफिनेशन तो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं उसमें तो आप लोग ग्रेट है साहब। इसमें तो मैं आपको सल्यूट करता हूं कि आप लोग इतने ग्रेट है, आप डेफिनेशन किसी भी चीज की बदल सकते हैं। बहरहाल सच्चाई है कि आपने बहुत लंबे वक्त के बाद खूब वहां पे सफाई सुफाई करके और वो जुगाड़ सा खड़ा करके दोबारा उसके बाद आपने लाके दिखाया कि देखो चिड़िया कौवे और तोते मारे इन्होंने यहाँ पे हमारे, और पेड़ गिराए हैं। और पेड़ गिराने के लिए भी तो आपके सिर के ऊपर तो आए होंगे साहब एक बार। और बहरहाल जिनके लोग मरे हैं उनको तो पता ही है, आप मेरे से तो छुपा सकते हैं। और जिनके आंखों के तारे उस दिन 72 के पास चले गए, वो तो उनको भी पता होगा, आपको भी पता होगा साहब, मैं इसमें क्या कहूं। जी मान साहब, वैसे एक छोटी सी बात है इस पॉइंट के हवाले से, अगर इतना ही कलबोश, वो जो अभिनंदन साहब जो हैं जिनका आप बड़ा कहते हैं वो जी हमने छुड़ा लिया, हमारा खौफ ही बड़ा था, तो वो खौफ आपका कुलभूषण के लिए क्यों काम नहीं करता? ये भी जरा थोड़ा सा बताइएगा। अगर आप इतने ही बहादुर और दिलेर और इतना कुछ हैं, हम उसको लटकाने वाले हैं और फिर उसकी डेड बॉडी वाघा के जरिए भेजेंगे।
अगर इतना ही आपका खौफ है तो ये जरा अभिनंदन उसके कुलभूषण पे भी काम करना चाहिए। और दूसरा, अगर आपकी एयरफोर्स इतनी तगड़ी होती तो पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करती ना। आपकी एयरफोर्स वहां से मारती है और फिर जब पता चलता है ओहो हम तो हमारे MiG-21 तो नहीं उड़ने वाले, चलो राफेल लेने चले, चलो राफेल सुने सुने सुने, चलो राफेल लेने चले, इज्जत बचाई आपकी राफेल ने, भागे भागे फ्रांस के बहुत लंबा सवाल हो जाता है मेरा चीमा साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप सुनिएगा ना, मैं तो बोलता नहीं आपकी चीमा साहब, मेरी गुजारिश, मेरी गुजारिश सर, मेरी गुजारिश, मैं आपको काट नहीं रहा, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, आप एक एक दो सवाल छोटे छोटे करके पूछ लो, आप बहुत लंबा सवाल पूछ लेते हो, फिर आपके सवाल के एक दो हिस्से रह जाते हैं और बाद में आप बोलते हो कि साहब इस बात का जवाब नहीं दिया। ना ना, मैंने कभी नहीं कहा ये इसका जवाब नहीं दिया, मैं सवाल के साथ जवाब भी दे रहा होता हूँ, उसे दोनों रिबटल को भी समझें। एक तो तुहानू समझाना पैंदा है कि सवाल है, रिबटल आप देके फिर सवाल मसला कोई नहीं, फिर और फिर गल आ जाती है ना, फिर मैं आखना नहीं बुरा ना लगे, और फिर सरदारा नू सारी गल समझ भी नहीं होती, दसना पैंदा कि भाईजान ये सवाल है, जवाब भी नाल दिता तुहानू। अच्छा हुण मैनू ये दसो, आपकी एयरफोर्स ने तो प्रोपेगेंडा कर ली, ओ जट मेरी गल सुन, ओ चिमे ओ जट्टा मेरी गल सुन, तू पिछो की है, तू पिछो की है, तू है तो तू ही पुराना सरदार ही है। मैं मानना वा मेरे बहुत जवाब जड़े ने पिछे साडे वड्डे के, मेरी थोड़ी तो डिस्कशन होनी नहीं चाहिए थी। सुनो मेरी गल तो सुनो, सानू अकल आ गई टाइम नाल, मेरी गल तो सुनो एक मिनट, फिर कायदे से एक मिनट जटा मेरी गल सुनो, जटा मेरी गल सुनो, फिर तक कायदे नाल डिस्कशन होनी नहीं चाहिए थी। और जट ने दूजे जट नू की पुछना ते जुटे जट ने पहले नू की समझाउणा। मान साहब कहानी कोई नहीं है, ये डिस्कशन ही नहीं होनी चाहिए। मान साहब देखिए बात सुने, मैं क्या सानू आ गई अकल साडे वडगियां नू ते असी गए बच, ते तुहानू भी थोड़ा जिहा हुण सोच लो, बड़े सुन लो गल ते सुन लो, मैं पिछला कंप्लीट कर ला। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जो आप कहते हैं कि जी हमने F-16 गिराया, वो तो अमेरिका ने कह दिया था कि भाई हमारे यूनिट्स जो पाकिस्तान के पास पड़े हैं ये पाकिस्तानी JF-17 उड़ाता रहा। लेकिन मैं जो असल क्वेश्चन है वो वहीं रह जाता है कि ये फेक प्रोपेगेंडा जो मान साहब होता है कि जी कह दो ईरान ने भी किया, अफगानिस्तान ने भी किया, हालांकि जाहिर बात है देखें आपके पास कैपेबिलिटी है, आप आज पाकिस्तान को मारना चाहें मार सकते हैं, हम मारना चाहें मार सकते हैं। देखना ये होता है कि मार के फिर उसको बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। असल चीज तो ये होती है, ये नहीं है कि हमने मारने की सलाहियत नहीं है, आपके अंदर भी सलाहियत है, हमारे अंदर भी सलाहियत है। तो ये चीजें मैं सिर्फ मुझे प्रोपेगेंडा का बता दें, ये ईरान का प्रोपेगेंडा बीच में कहां से आ गया, ये तकरीबन मैं आखिरी सवाल करने लगूं, फिर मैं अगले पॉइंट पे आता हूं सर। देखिए हजरत, पहले तो मैं आपको आपकी पहली बात का जवाब देता चलूं। पहला जवाब तो ये है साहब कि अगर सुन्नत कराने से अकल आती है ना तो साहब कहीं पे स्कूल कॉलेज ना होते। आपने कहा था हमारे बड़े बड़ेरों को अकल आ गई, तो केवल सुन्नत कराने से और धर्मांतरण से, धर्म परिवर्तन से और सरदार से मुसलमान बनने से अगर अकल आती ना मेरे भाई, तो सिर्फ सुन्नत करो और चलो भाई आ गई अकल। समझ गए? तो ये जरा अपने दिमाग से वहम निकालो। सबसे पहले तो अकल आती है पढ़ने से, और आप और मैं हम दोनों पढ़े लिखे हैं, तो हम जरा जाहिलों की तरह बात ना करें तो हम दोनों के लिए अच्छा। और दूसरी बात, आपने कहा कि मारने की बात और मारने की सलाहियत की बात और बर्दाश्त की बात, तो आपको और आपकी कौम को ये सलाम और दोनों हाथों से सलाम है साहब। आपके अंदर इतनी बर्दाश्त है, आपके उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आप लोगों ने बर्दाश्त की, आपके मुल्क के 2 टुकड़े हुए, आपने बर्दाश्त किए, आपके आज भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपने बर्दाश्त करी, बालाकोट के बाद आपने बर्दाश्त करी। आपकी बर्दाश्त का कारण मैं जानता हूं क्या है, आप बताता हूं मैं आपको, वो है कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल। कैसे तो मारो ना खिंच के थप्पड़, लगी नहीं मास्टर जी। फिर तो जवारो लगी नहीं, तो आप मानते ही नहीं, आपको लगी है तो आपको कोई क्या कहेगा। और तीसरी बात, आप फिर दोबारा उस बात के ऊपर प्रेस कर रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। बड़ी अच्छी बात है साहब, नहीं की तो ये बात ईरान अपने मुंह से कह दे कि इंडिया झूठ बोल रहा है तो हम भी मान लेंगे। आप अपने डिप्लोमेट्स को बोलो ना जो ईरान के अंदर आपके, आप कहते हो हमारा मुस्लिम ममालिक है। जी जी हेलो चीमा साहब, क्या सुन पा रहे हैं मेरे को आप? जी सॉरी चीमा साहब सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन पा रहा हूं। हेलो जी मैं सुन पा रहा हूं। चीमा साहब तुसी सुन पा रहे हो जी? मैनू
जी मैं सुन ओके, सकता हूँ। तो आपने कहा कि आपका मुस्लिम मुमालिक है, हमारा हमसाया मुल्क है, तो भाई वो अपने मुंह से बोल दे कि जी हमने अपने भाई को घर में घुस के नहीं मारा, हम मान लेंगे। और ऐसे ही यार वो मलेशिया भी तो आपका मुस्लिम मुमालिक है, आपका जहाज पकड़ रखा उन्होंने, छोड़ते नहीं है। आपके आपके देश के कुछ होटल जब्त कर रखे हैं। देखो आप मानो भाई, आप ना मानो अच्छी बात है, वो कहते हैं वो खिंच के मार देगा, मास्टर जी में तो लगी नहीं ना, मास्टर अब दर्द नहीं होया पता ही नहीं लगा। मान साहब, आपकी भाई साहब बर्दाश्त बहुत है, मैं आपको सलूट करता हूँ, दोनों हाथों से सलूट करता हूँ, आपके बहुत बर्दाश्त है। आपने कहा ना कि सलाहियत रखते हो अगर मारने की, तो बर्दाश्त बर्दाश्त आपके अंदर बहुत ज्यादा है साहब। चले, लेकिन मैं मान साहब आपके इल्म के लिए बता दूं कि मलेशिया ने हमारे जहाज नहीं रोके थे। वो बेसिकली हमारी कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उस ग्लोबल बॉडी ने हमारे जहाज रोके थे। लेकिन इत्तेफाक से मलेशिया में तो सुन लें। अब आपको इन दोनों का फर्क पता नहीं है, मैंने कहा बता दूं, आइंदा भी कोई गलती ना करें। आपकी सुने कमिटमेंट पूरी होती कौन सी है? सुने तो सही ना, सुने। आपकी कमिटमेंट पूरी होती कौन सी है? अभी जब आपको पता चला, मैंने उन आपको करेक्ट यात्रियों को किया है, पूछो तो ना, वहां सोए नीचे पर। अभी जब मैंने आपको करेक्ट चलो, किया है तो आप दूसरी तरफ आ रहे हैं। लेकिन चले, मैं समझता हूं कि एक तो ये चीज हो गई कि वो और कमिटमेंट थी जिसका मलेशिया ने जिक्र किया। ईरान का मैं सिर्फ बता दूं, ईरान वो वाहिद मुल्क है जो हमेशा कश्मीर के ऊपर बात करता है। ईरान वो वाहिद मुल्क है जो हमेशा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बात करता है। शायद आपको इसका याद नहीं है या पता नहीं है, तो आप उनकी स्टेटमेंट चेक कर लें, सो इतने खुश ना हो। बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस, आपने कुछ कहना? मूविंग फॉरवर्ड। मैं एक सेकंड का रिकॉर्डर ले लो। आपने और ईरान ने मिलकर क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया मिलकर? कुछ भी नहीं उखाड़ा। चले 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 मूविंग फॉरवर्ड, चले, मूविंग फॉरवर्ड, हम इसको एंजॉय करते हैं। ये जो आपको सो कॉल्ड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, एंजॉय करते हैं। सर अच्छा, आपके साथ मजा ही आता है सर, चीमा साहब। जितना जितना इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्स होता है ना, वही कहता है नहीं नहीं, कोई परवाह नहीं है। बट एनी हाउ, मूव फॉरवर्ड। अगला पॉइंट बताएं सर। मैं सुन रहा था सर, मान साहब आप तो इसी अपने यहाँ से हैं, पंजाब, आप पंजाब से हैं, और वो मैं सुन रहा था, क्या नाम है अपना उनका, कैप्टन साहब को, वो कह रहे थे कि जी ये पाकिस्तान जो है वो बिहाइंड द प्रोटेस्ट है, फार्मर्स प्रोटेस्ट है, और कोई असला भी पहुंच गया और पता नहीं क्या क्या। ये वाकई भारत में इस तरह की बात हो रही है या ये मैंने गलत खबर सुनी है मान साहब? अब ये इस बात का जवाब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सकते हैं। मैं आपको उनके सिसवा फार्म का नंबर दे दूंगा। आजकल वो अपने सिसवा फार्म पे रहते हैं, वो जरा जो मुख्यमंत्री आवास, मैं वैसे आप चले जानते हैं अरुण आलम को? मैं जानता हूँ साहब, आप अरुण आलम को जानते हैं? जानता हूँ मैं, हाँ, तो सहाफी नंबर थे। ले लीजिए उनसे, मतलब आप कैप्टन साहब को पूछ लो, मिला के जरा एक बार बता देंगे आपको। चले उन्हीं से पूछ लेना, वो भी बता देंगे कि वो है या नहीं। चले मैं देता हूं। अच्छा मान साहब, ये वैसे फॉरगेट कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये जनरल क्या इंडिया में ये परसेप्शन है कि पाकिस्तान ये किसी हवाले से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, या कि ये परसेप्शन नहीं है? नहीं देखो चीमा साहब, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बिकॉज दिस इज नो लाफिंग मैटर। ये कोई बहुत हंसने का विषय नहीं है, ये लाफिंग मैटर नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट, ये एक परसेप्शन नहीं, ये एक अश्योरेंस है, एक गारंटी है कि कुछ बाहर के लोग इसके अंदर संलिप्त हैं, इसके अंदर मुलव्वस हैं। ठीक है, वो कनाडा के हो सकते हैं, वो यूके के हो सकते हैं, वो यूएसए के हो सकते हैं, और वो यूएसए में बैठे हुए, कनाडा में बैठे हुए और यूके में बैठे हुए पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, आईएसआई के हैंडलर्स भी हो सकते हैं। पर ये बात वाजे तौर पे सही है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं फॉरेन हैंड है। चाहे वो आप ग्रेटा का टूल किट देख लो उठा के, ठीक है, चाहे वो आप ट्वीट देख लो उसका, आपकी फेवरेट मियां खलीफा का, हाँ सब। मेरी कहां से फेवरेट? आपकी अपनी फेवरेट है तो मेरे तो पास है। आपके देखिए, वो देखिए क्या है ना कि अब देखो, आप मुस्लिम मुमालिकों को अगर आप ओन करते हैं, तो जो मुस्लिम हैं उनको भी थोड़ा सा आपको ओन करना चाहिए ना साहब। देखो आप उसका नाम भी नहीं लिख रहे, मियां खलीफा जैसी कोई और नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं? होता है ना, हम मजहब हैं, काफिर नहीं है, है ना, वाजिबुल कत्ल नहीं है, हम मजहब है ना, थोड़ा सा रखना चाहिए। थोड़ा सा रखना चाहिए। तो इनका जो भी, सुनो ना भाई, ये टूल किट लेके अपने घूमते रहे जहां मर्जी, जो भी इनका गाने और बजाने का काम है वो गाना बजाना चालू रखे, हमारा क्या फर्क पड़ता है यार। ये आप बात कर रहे हो इसकी, ग्रेटा की, रिहाना की, अरे जब आपका कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, जब उसने बोला तब हमारे को फर्क नहीं पड़ा यार। बोलता रहेगा अपने देश में जो बोलता है, पर जिस दिन, जैसा आपने कहा ना कि वो ग्रेटा के ऊपर पर्चा दर्ज होगा, ठीक है, जिस दिन घुसेगी उसको पकड़ लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी ऐसा नौ बताई तो वहां जाके उठा लेंगे।
दिक्कत क्या है उसमें? कोई समस्या नहीं है, मान कोई साहब समस्या एक नहीं। बात बताएं। पर वो बच्ची है बेचारी, वो छोटी सी बच्ची है, उसको पता नहीं कि उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। बस वो, उसको एक चीज कहनी आती है, वो शक्ल सी बना के हाउ डेयर यू, बस। ठीक है। तो ये सब ट्रेनिंग और सब पीआर एक्टिविटी चल रही है। वो बेचारी इतनी समझदार होती तो वो पोस्ट करती क्यों? वो सारी की सारी टूल किट खोल के रखती क्यों? साहब मैं फिलहाल मैं आपको बताऊं, एक टूल किट की आपके मुल्क को बड़ी जरूरत है। वो इंजर पिंजर, वो स्टपनी स्टुपनी सब खुली हुई है, एक बार टाइट कर लो बढ़िया से, चलने लायक हो जाओगे थोड़े से। समझ रहे हो ना? और आप बहुत ज्यादा चिंता मत करो, हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी कौम है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे हम मजहब है, हमारे हम हिंदुस्तानी हैं। हम समझा लेंगे अपने आप को, बात नहीं, हम अपन सुलझा लेंगे। और इसके अंदर जो जो लोग मुलव्वस है ना, उनका बढ़िया तरीके से बैंड भी बजाएंगे, और आपके सामने बैंड बजता है आपको दिखाएंगे, लो साहब बजा दिया बैंड, देख लीजिएगा आप, देखें आपके जी, सामने। आपके आपके मुल्क का मसला है और आपको इसको डील करना चाहिए। किसी मुल्क को कोई हक नहीं मैं समझता कि वो किसी और मुल्क के इस तरह की कानून साजी के ऊपर अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वो उस पर इंटरफेयर करे। आपकी जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया वो भी एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक हक है आपकी गवर्नमेंट का, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। बनाया। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका भी डेमोक्रेटिक हक है कि वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन इट शुड पर ऑल बी रिमेन पीसफुल, ताकि ना हाँ, हुकूमत को नुकसान हो, ना अवाम को नुकसान हो, ना प्रोटेस्टर्स को नुकसान हो। मेरा तो मेरा फंडामेंटल पर्सपेक्टिव मेरा इस ना सारे ये है। सर, मैं मेरा एक मैसेज जो है ना आपके रास्ते, आपके माध्यम से, वो जो खालिस्तानी बैठे हैं ना उधर, उनको कह देना जरा कि साहब, तुम जितना तुमने घोड़े दौड़ाने दौड़ा लो, 70 साल से हम भी लगे हुए थे कश्मीर लेने के लिए, हमारे को तो मिला नहीं। अब तुम थोड़े से घोड़े दौड़ा के देख लो, तुमको भी कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए? अच्छा मान साहब एक बात बताएं। देखिए, अगर ग्रेटा ने एक ट्वीट वहां स्वीडन से बैठ के कर दी तो भारत की सरकार को या भारत की हुकूमत को या भारत की रियासत को इतना क्या खतरा पड़ गया उस ट्वीट से कि उसके ऊपर पर्चा हो गया? मतलब थोड़ा सा जस्ट देखो, लाइक पहले एक तो पहले तो डेमोक्रेसी, पहले एक तो पहले तो एक ये अच्छी समझो कि डेमोक्रेसी होने के नाते, एक जरा सुन लीजिएगा सवाल मेरा, बस एक छोटा सा सवाल है। एक अच्छी डेमोक्रेसी होने के नाते मतलब आप लोग ये फ्रीडम नहीं देंगे किसी को भी कि वो अपनी वो मर्जी से बात करे? अगर क्या उसने कोई हेट स्पीच फैलाई है भारत के खिलाफ, या उसने कोई ऐसी स्पीच की है जिससे भारत की बिल्कुल नेशनल नफरत फैलाने की बात की है, सो इतना बिल्कुल। क्या खौफ किस चीज का पड़ा कि उसके ऊपर नहीं, पर्चा कर दिया? देखो पहले तो ना आप, जब आप कहते हो कि भारत की सरकार को और कयादत को और भारत की स्टैब्लिशमेंट को, और ये समझो एक प्राइवेट सिटीजन ने कंप्लेंट दी है जिसके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ है। कोई ये प्रधानमंत्री खुद थाने में चल के नहीं गए थे कि साहब पर्चा दर्ज करो। एक प्राइवेट सिटीजन, आपको भी अधिकार है यार। अगर मैं यहाँ बैठ के कोई कॉन्स्पिरेसी रचता हूँ, क्यों आप लोगों ने मेजर गौरव आर्य के खिलाफ पर्चे नहीं दर्ज करेगा पाकिस्तान में? और तब क्या हुआ था? आपकी सरकार को तड़प रहे थे सारे। देखिए, ये ना कंपैरेटिव एनालिसिस आप करोगे ना, तो हर एक सिटीजन का, हर एक मुल्क में सबका एक हक होता है, एक अधिकार होता है। जब लगता है कि साहब मेरे मुल्क की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई बात आ रही है, या मेरे मुल्क की जो अखंडता है, एकता है, उसके ऊपर बात आ रही है, तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, आपको इख्तियार है, पहली बात। दूसरी बात, अब जहां तक ग्रेटा का आपने पूछा कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि साहब एक ट्वीट जो किया था, उसका एक ट्वीट का कंटेंट तो पढ़ लो मेरे भाई। बात ट्वीट की नहीं है, बात ट्वीट करने की नहीं है, बात उसके कंटेंट की है। जो टूल किट उसके साथ अटैच था, जो गूगल डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच थे, और जो लाइव उसके अंदर एडिटिंग चल रही थी, वो एडिटिंग में वाजे तौर पे दिख रहा है कि मैनी किल्ड से उसने कट के वन किल्ड लिखा है। तो एक ये एक पहले से प्री प्लान था, वो छापने की तैयारी थी। और अभी भी 3, 4 और 5 फरवरी को क्या क्या, कितने कितने बजे क्या क्या ट्रेंड चलाना है, क्या क्या ट्वीट करना है, कैसे कैसे लोगों को मोबिलाइज करना है, वो सारी बातें उसके अंदर है। और कहां कहां से फंडिंग आनी है, कहां कहां से जानी है, वो सब चीजें, वो एक्चुअली ना एविडेंस है मेरे भाई। वो सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, इट्स अ डॉसियर ऑफ एविडेंस। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हम लोगों ने गलत किया है, तो आप लोग भी सुधार लो अपने मुल्क में जो आप लोग गलतियां कर रहे हैं। हमारे देश की गलती अगर लगती है आपको, तो हम निपट लेंगे ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमारी सिरदर्दी है ना। अपनी आप देखो, हम अपनी देख लेंगे। अक्सर हम 47 में अलग हो गए थे ना, हो गए थे ना साहब। आपका मुल्क आपका, हमारा हमारा। अब हम अपनी देख लेंगे, आप अपनी देखो। मान साहब, मैं पहले ये कहता हूं कि एक वो जो बात करते हैं ना, एक सिक्योर पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा है, एक सिक्योर इंडिया पाकिस्तान के लिए अच्छा है। सो मैं तो ये अरे चाहता गजब! सुने भाई साहब, सुने आजादी को कितने साल हो गए? सुने तो 47 से 41 साल होने वाले हैं। सुने बड़ी तो क्या, सही ना सर, सुने 71 साल। सुने तो सर सही ना बड़ी सर, जल्दी, बड़ी बड़ी जल्दी जहन में आ रहा है साहब आपके। सुने सर सुने। देखिए हाँ। आपका, देखिए मेरा मौकफ है ये, मेरा शुरू से यही मौकफ है कि एक सिक्योर भारत हमारे लिए अच्छा और एक सिक्योर पाकिस्तान भारत के लिए अच्छा, और बाकी भी इस तरह। लेकिन मान साहब, आपने वो पैगाम दिया जी कि वो मेजर गौरव साहब के ऊपर आपने पर्चा करा दिया। मान साहब, ग्रेटा तो एक
एनवायरमेंटलिस्ट है, ग्लोबल स्टेचर की खातून है। सुनिएगा, सुनिएगा काइंडली सुनिएगा। ग्रेटा तो ग्लोबल स्टेचर की लड़की है, उसने पूरी दुनिया में एक तहरीक चला दी है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, जिसमें आपकी हुकूमत भी ग्रेटा को बहुत जगहों पे सपोर्ट करती रही है। मेजर साहब तो अल्लाह अलान कहते रहे हैं कि जी पाकिस्तान की फौज को मारो। सो एक होता है इंसाइटिंग फॉर वायलेंस, एक होता है कि दूसरा आप जो है वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट होना और राइट्स की बात करना। मेरा ख्याल है दोनों को अलग अलग फर्क है। सो ग्रेटा के ऊपर पर्चा कटाना जो है वो अगर एक सिविलियन चला गया है, लेकिन पर्चा तो रियासत ने काटा है ना, पर्चा तो सिविलियन ने ना काट सकता, रियासत ने पर्चा लिखा तो उसका पर्चा कटाना, इसका मतलब है रियासत मानती है कि ये ठीक है। सो मुझे कोई नहीं है ग्रेटा को अगर ने बात की, मुझे सिर्फ इतना है कि रियासत कैसे कमजोर हो गई। एक बंदा चले इंसाइटिंग फॉर वायलेंस करे, किसी मुल्क में दहशतगर्दी की बात करे और कहे कि मैं मेरे कॉन्टेक्ट है और मैं करा सकता हूं। सवाल बहुत लंबा हो गया, मैं आपकी बात समझ गया। सिंपल सुन ले मेरी बात, मैं समटाइम जब सवाल कर रहा हूं, सुने तो सही मान साहब, मैं जब सवाल कर रहा हूं तो साथ में थोड़ा रिप्लाई सवाल हो जाता है आपका। सर जी मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं थोड़ा रिप्लाई भी दे रहा हूं, थोड़ा सवाल कर रहा हूं। सो इसको जरा काइंडली इस डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। सो मेरा तो इतना मौकफ है, बाकी आपका मुल्क है जनाब, जितने मर्जी पर्चे काटे सबके ऊपर काट दें, हमें क्या, लेकिन पर्चा तो रियासत ने काटा है ना, सिविलियन तो गया था। देखिए पहले आपने ग्रेटा की बात करी, आप मलाला की बात भी कर लो, उसको गोली मारने वाले कौन थे। आप उन बेइंतहा लड़कियों की बात कर लो जिनके जबरन आप लोगों ने धर्मांतरण किए, उनको उठा उठा के ले गए और उनके साथ नहीं मैं बताता हूं आपको ना। जसजीत कौर है ननकाना साहब के हेड ग्रंथी की बेटी, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ। नहीं, आप हंस सकते हो, आपको इख्तियार है, आपको इख्तियार है, आप एक इस्लामिक नेशन में रहते हो, काफिरों के साथ तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप हंसो और मुस्कुराइए, आप, आपके चेहरे पे इंसानियत झलकनी चाहिए। बहरहाल नहीं आप मत टोकिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अब आप मत टोकिए। हाँ नहीं नहीं, मैं तो भाई, अब बात ये है साहब, आप सवाल भी पूछेंगे जवाब भी देंगे, मैं तो कम से कम एक काम तो करूं, मैं जवाब तो दूं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आप जब ये बातें कमर साहब भूल जाते हैं चीमा साहब, कि आपके अंदरूने मुल्क में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस तरीके से आप लोग, जो एक वुमन आपकी सोसाइटी है, जो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी परसेंटेज आपकी आवाम की, आपकी जो पॉपुलेशन है, उनके साथ आपने क्या उनको इख्तियार दिए हुए, और किस तरीके से जो खासतौर पे पेंडू इलाके जिनको कहते हैं ना, कंट्री साइड में जो ग्रामीण अंचल में औरतें रहती हैं, उनके साथ क्या बर्ताव आप लोग करते हैं और किस प्रकार से आप उनके साथ डील करते हैं, जरा आप उस पर भी देखिएगा। और जो एक मतलब इन जर्नल, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पर एक जो जनरल परसेप्शन बनी हुई है पाकिस्तानी आवाम की कि किस तरीके से आप लोग डील करते हैं, कैसे आप लोगों का व्यवहार रहता है, आपका बर्ताव रहता है। तो एक काम कीजिएगा आप, बड़ा शौक है बाहरले मुल्कों की डिस्कस करने का, तो एक बार यूके में पता कर लीजिएगा कि जो वाइट लड़कियां हैं, अंडर एज गर्ल्स, उनके साथ जो बलात्कार होते हैं, रेप्स होते हैं, वो मैक्सिमम करने वाले कौन है। एक आप आंकड़ा और चेक कीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है कि एक ना कहते हैं कि ट्रेनिंग कहते हैं लड़कियों को ना, तो वो कौन है वो लोग करने वाले। तो मैं, माफ करना, मैं मतलब ये बात कहना नहीं चाहता था, और आपके लिए तो बिल्कुल नहीं कह रहा। परवर्टेड कौन है सब आपकी, परवर्टेड आप लोगों ने मुजरे देखने हैं, आप लोगों ने क्या क्या करना है, आप लोग मतलब ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट है, और आप मेरे को बता रहे हैं कि साहब यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। और अच्छा, अब बहरहाल बात ये आई कि पर्चा दर्ज किया एस्टैब्लिशमेंट ने, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके मुल्क की तरह नहीं है कि वजीर आजम बोलेगा या कोई नीचे का वजीर बोलेगा तो मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज करने की हैसियत एसएचओ की है हमारे देश में, एसपी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। मुकदमा दर्ज करता है एसएचओ, और एसएचओ को लगता है कि इसके अंदर मेड आउट है केस, और हमारे आईपीसी भारतीय दंड संहिता के अगर तहत कोई केस मेड आउट होता है, पर्चा दर्ज करता है, इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, और सजा ना देना कोर्ट का काम है, उन्होंने चालान पेश करना है कोर्ट के अंदर। तो थोड़ा हमारा जो लीगल सिस्टम है आपके लीगल सिस्टम से बेहतर है, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप ये क्वेश्चन करें, आप एक क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करें इंडियन एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, कीजिए पर्चा दर्ज क्यों किया, आप कीजिए कुछ गलत, पर्चा आप पे दर्ज हो जाएगा, दिक्कत क्या है उसके अंदर। बट इतना कंटेंट होना चाहिए। और आपने मेजर साहब की बात करी, गौरव आर्या की, तो मैं बताता हूं, एज अ सिख हमारे को महाराज साहब ने सिखाया है कि जुल्म और जबर के खिलाफ खंडा खड़केगा।
और मैं भी बोलूंगा, जहां पे पाक फौज जुल्म करती है, जबर करती है, ठोको, मारो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कोई सिविलियन जुल्म और जबर करता है, ठोको, मारो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग जो कर रहे हो मेरे भाई, तो इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। अरे एक मिनट चीमा साहब, मेरे को पता आप कहाँ जाओगे, मेरे को पता है यार, वो घूम फिर के आपने थोड़ा सा नॉर्थ में ही जाना, और तो कहीं नहीं जाओगे आप। उत्तर भारत की तरफ चलोगे आप, और क्या करोगे आप? वहीं तक, वो कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो पाकिस्तानी की दौड़ कश्मीर तक, कोई दिक्कत नहीं, जाओ वहां पे, मेरे को कोई समस्या नहीं। पर मैं आपको बता दूंगा कि आप जब अपने हम ममालिक के ऊपर, अपने हम मुसलमान के ऊपर, हम मजहब के ऊपर जब आप जुल्म करते हो ना, तो आपने सिर्फ कानून को या लॉ को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को जवाब नहीं देना, आपने जिस दिन कयामत का दिन आएगा, आपने उस अल्लाह को, उस खुदा को भी जवाब देना। साहब जरा आप कह दीजिएगा इनको, थोड़ा संभल के रहा करें। हमारे से तो क्या आप लोगों ने डरना, और आप लोगों ने किसी से क्या डरना, पर जिस मालिक के आगे जाके इम्तिहान के दिन जवाब देना है ना, जरा उस दिन की भी तैयारी कर लेना थोड़ी सी। इसका मतलब है कि अगर आपकी फौज वहां रेड कॉरिडोर में नक्सलाइट्स को मार रही है, तो उनको आपके फौजियों को ठोकने का पूरा हक है, वो वहां पे ठोकें। जो वो उसी भाई तरह मेरी बात से सुनो। ना। अब मैंने तो, अच्छा, मुझे, आप बात कर ले, मैं खामोश रहता हूं, लेकिन मैं आपको मैं- टोकूंगा नहीं। मैं टोकूंगा नहीं आपको, क्योंकि इस तरह मजा नहीं आएगा बात का। मैं तो सिर्फ इतना आप कहूंगा, मजे लो सर, आप मजे लो, मैं मैं जवाब दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा मान साहब, मैं इस चीज का हामी नहीं हूं। मैं वायलेंस को इंसाइट करने का, उकसाने का हामी नहीं हूं। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि तुम किसी को मार दो, मैं नहीं कहूंगा, मैं दुश्मन के लिए भी नहीं कहूंगा। मैं उसका तरीकाकार और रखूंगा। आपने कहना है, आप कहें, आपको हक है जो मर्जी कहें। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि भाई किसी मुल्क की फौज को उस मुल्क के लोग मारे, अगर कुछ गलत हो रहा है, इस तरह उस तरह जो आप अपना मौकफ रखते हैं, तो आपकी फौज वहां पे जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी कश्मीर में करती है, नक्सलाइट पूरा कॉरिडोर बड़ा पड़ा है जहां पे हो रहा है, जिसको मनमोहन सिंह कह रहे थे नेशनल सिक्योरिटी, बिगेस्ट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए वो है। तो इसका मतलब है फिर आपके फौजियों को मारना उन लोगों के लिए ठीक है, और जो फिर 1984 में जिन लोगों ने, सिखों ने आपके ऊपर हमले, फौज और पुलिस के ऊपर किए अटैक, वो सही कर रहे थे। सो ये जो चीज है ना, इंसाइटिंग फॉर वायलेंस, मैं इसकी कभी भी इजाजत नहीं देना चाहता अपने दिल में। मैं ये कहने नहीं चाहता कि ये वायलेंस हो। आपने कहना है, आप कहें, आप एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने वाले एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपको इजाजत है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं जो इस डिस्कशन का मकसद ये नहीं होता कि नफरत फैलानी है। इस डिस्कशन का मतलब ये होना चाहिए सर, मैं आप फिर बोल लीजिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, जब आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। इस डिस्कशन का मतलब ये होना चाहिए कि हमने कोई सोल्यूशन निकालना है, कोई डिस्कशन के बाद कोई किसी को समझ आए कि हमने बात क्या की है। इस डिस्कशन का मतलब किसी एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं है। इस डिस्कशन का मकसद जो है, जिस तरह मैंने ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक की आपने बात की, तो आई वांटेड टू नो बेसिकली व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड दिस, कि इस तरह की खबर फैलाई जाती है। जब मैं पाकिस्तान, वो जो फॉर्मर्स के पीछे बात कर रहा हूं कि वाकई वो आप लोग समझते हैं पाकिस्तान, आई वांट टू नो द पर्पस। मैं जानना चाह रहा हूं कि माइंडसेट क्या है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों हो रहा है। मैंने क्लियर मौकफ दे दिया है। लॉ बनाना आपकी पार्लियामेंट का काम है, उन्होंने जो लॉ बनाया सही है। प्रोटेस्ट करना आपके प्रोटेस्टर्स का हक है, जो मर्जी प्रोटेस्ट करे, किसान हो, जैद हो, बकर हो, वो उनका हक है, लेकिन ऑल शुड बी पीसफुल। लेकिन मैं इसकी कभी ना तो मैं बात करूंगा, तो फिर आप भी, जब आपके फौजी मारे जाएंगे, तो फिर आप भी खामोश रहा करें ना। जो मार रहा होता है वो दिल से मार रहा होता है, वो किसी मकसद के लिए मार रहा होता है। So don't go into this inciting for violence. I would request you, मान साहब, you are a very educated, एक बिजनेसमैन आदमी है, बड़े एक मैंने आपको अच्छे जोड़ा था। इंसान है। नहीं नहीं सर, मैं ना आपको जरा बात, क्योंकि आपने बड़े बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने एक्सपैंड किया, और आपने बहुत सारी चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश करी। 1984 के ताल्लुक में आपने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया, आपकी आवाज क्रैक कर रही थी। मेरा आपसे गुजारिश है, एक बार दोहरा दीजिए, फिर मैं एक ही बार जवाब दे दूंगा। मैंने कहा जी, 1984 में जब दो ग्रुप, जब जिनको मारा जा रहा था, जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा था, अगर उन्होंने वायलेंस किया, तो इसका मतलब उन्होंने फिर सही किया ना। वो जो गन उठा के आपके फौजी या पुलिस वाले को मारेंगे, अगर उनके ऊपर आपने केमिकल वेपन इस्तेमाल किया और उन्होंने आपको मारा, तो फिर सही इस्तेमाल किया ना आपने। मैं तो ये सिर्फ, हाँ, मैं समझ गया, आपका सवाल समझ गया। अब मैं आपको दो तीन बातें बड़े वाज़ेह तौर पर बताता हूँ। आपने रेड कॉरिडोर का नाम लिया, रेड कॉरिडोर में कौन है? नक्सलाइट्स हैं, ठीक है, नक्सल है वहां पे माओइस्ट हैं, वहां पे कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, ठीक है। अब फौज के तौर पे
मैं इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं तो पैरामिलिट्री, वहां पे तो खैर आर्मी लगी भी नहीं हुई, आपको खैर जानकारी नहीं है, सीआरपीएफ है वहां पे। और वहां पे कोबरा फोर्स है सीआरपीएफ की, वो लोग वहां ऑपरेट करते हैं, चाहे वो नक्सलबाड़ी से लेके नीचे, जो अब तो खैर रेड कॉरिडोर का नामो निशान नहीं है, अब तो बहुत लिमिटेड से एरियाज के अंदर ऑपरेशन रह गए, अब तो तकरीबन खत्म है, वहां पे सफाई हो चुकी है। बहरहाल मैं कह रहा इतना ज्यादा, और वहां सफाई ऐसी नहीं कि वहां पे लोगों को मार मार के सफाई किया, वहां पे लोगों ने सरेंडर किया वॉलंटरली आके, गवर्नमेंट की जितनी स्कीमें बनी, सिस्टम बने, उसके अंदर आके वो मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करेंगे लोग। बहरहाल जो आप बात कह रहे थे ना, आपके मेरे और आपके कहने में फर्क इतना रह गया कि हिंदुस्तान की सरकार ने, हम लोगों ने हमेशा मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी सबको। और मैं इस चीज को लेके ना, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी भी, और उससे पहले जो सरकारें थी, उन्होंने भी मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया, और अभी भी जो सरकार है वो मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कंटिन्यूअस ऑपरेशन दबा दबा के आप उनको उस हद तक ले जाओ कि वो आपकी स्टेट के खिलाफ हथियार उठाए। और आपकी जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है ना, वो आइडियोलॉजिकल नहीं है साहब, आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं जो 11 अगस्त 47 के बाद शुरू हुई कहीं, समझ रहे हो आप, मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। और जो यहाँ पे स्ट्रगल्स हैं हमारे यहाँ पे, वो ऐसा नहीं है कि लिबरेशन के स्ट्रगल है, ठीक है। आप बार बार इस बात को मैं दोहराता हूँ, आप समझिए, जुल्म और जबर जो भी करे उसके खिलाफ मैं सिक्खी के उससे हिसाब से कह रहा हूँ, और मैं 10वें पातशाही साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब की तरफ से कह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जुल्म और जबर ना तो करना चाहिए और ना बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है। अब एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत आप लोग जो बातें कह रहे हैं, या जो चीजें 84 में हुई, वो एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर था, और जो आज हो रहा है ना मेरे भाई, वो आईडब्ल्यू है। पहले वो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर था, अब ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा है भाई। और आप लोग जो कर रहे हैं, या आप लोग जो आप जैसे कह रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा, आप ईरान की बार बार बात कर रहे हैं चीमा साहब, तो एक बार ये आप मेरे से डिस्कस करने के बजाय एक ईरानी को, किसी को जो आपके पास डिप्लोमेट्स हैं, उनको बुला के कह दीजिए कि एक रिबटल स्टेटमेंट दिलवा दें ईरान से कि रेवोल्यूशनरी गार्ड ने नहीं किया, मान लेंगे बात को, क्या दिक्कत है। नाउ इट इज फॉर यू एंड ईरान टू डिसाइड ना जी, आप दोनों के मुल्क में क्या हुआ। एक इन्फॉर्मेशन आई, एक न्यूज आई, न्यूज चैनल का काम क्या है, न्यूज है, वो कहते हैं ना कि खबर और लाश बहुत देर नहीं रखनी चाहिए, सड़ जाती है। तो खबर आते ही उन्होंने चला दी कि बस आप, ये है, आपने बड़ी कोशिश की रिबटल करने की, आप अभी भी कर रहे हैं, तो ये अगर कोई ईरानी कर देगा ना, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं तो आपको गाइड कर रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं साहब, मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूँ। जो चीज प्यार से निपट जाए, जो चीज बिना जिसे कहते हैं ना कत्लो गारत के निपट जाए, अच्छी बात है। पर आप लोग मानते कहाँ हैं साहब, मतलब आप खुद सोच के देखिए ना चीमा साहब, आप लोग मानते कहाँ हैं। आपने आज तक ये बात तस्लीम ही नहीं करी। देखिए, मैं तो हमेशा तस्लीम करता हूं, मैं तो कहता हूं कि हम मानते हैं पाकिस्तानी स्टेट एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, एक सॉवरेन स्टेट है। पर आप लोग कब मानते हैं कि साहब कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है? आप तो माने नहीं, आप कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिनाइल में, जैसे आपकी कौम को आदत है ना हमेशा डिनाइल में रहने की। आप लोगों ने कब तस्लीम किया कि कश्मीर भारत का हिस्सा? आप तो आज भी नहीं करेंगे, आप तो आज भी यही बोलेंगे कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। यू आर इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिनाइल। दिक्कत तो ये है ना साहब। और जब तक आप डिनाइल में रहेंगे, माफ करना, देखो आप मेरे को टोक रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप डिनाइल में रहेंगे ना साहब, तब तक रेजोल्यूशन नहीं होगा। एक्सेप्टेंस के साथ ना, जब आप किसी चीज को तस्लीम कर लेते हैं, तो वो रिजॉल्व हो जाती है। जब तक आप कहते हैं ना कि मैंने हूं थोड़ा कोई गवांडी होवे, तो उसी को यार मैं कंध ढाउणी है, एक कंध ने गलत बना ली, मैं कंध ढाउणी है ये। बस आप यहाँ तो मान लो कि यार ठीक है, तू अपनी जगह में बना ले, मैंने अपनी जगह में बनी हुई है, ठीक है, तेरी बनी हुई मेरी बनी हुई, बात खत्म होगी। आप मानते हैं? आप तो कहते हैं कि साहब कश्मीर तो हमारा है, हमारी शाहरग है, हमारी जेगुलर वेन है साहब। तो अब जेगुलर वेन तो आपकी समझ लो कटी हुई है, मैं क्या बोलूंगा। पर चीमा साहब, मेरी ना आपसे दरखास्त है, देखिए आप एस्टैब्लिशमेंट के आदमी नहीं है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ इस बात को। पर एक सिटीजन टू सिटीजन बेसिस ना, अगर पाकिस्तान की जो आवाम है, जो आपकी 20-22 करोड़ की आवाम है, अगर वो भी इस बात को तस्लीम कर लेना कि ठीक है यार, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा, हमने क्या लेना है यार, उनके अपना इंटरनल मैटर है। और अगर आप लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, तो वहां पे दिक्कत भी कोई नहीं होगी साहब। वहां पे तो जो पॉवर्टी है, या जहाँ पे वो अंडर डेवलपमेंट है, या वहां पे अगर नौकरियों की दिक्कत है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सब आपकी इंटरनल जो आपकी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की हुई है हमारे इंटरनल मैटर्स में ना, उसके कारण है, उसकी बदौलत है। अगर आप लोग ना, मतलब सुख शांति से अगर आप हमारे को जीने दें, हमारे को, यानी कि पूरे हिंदुस्तानियों को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हम सबको अगर आप सुख शांति से जीने दें, तो आप भी शांति से जिए। आप तो तस्लीम ही नहीं करते इस बात को। दिक्कत तो ये है ना जी। देखिए सर, मैं इसमें एक बात बता दूं। पहली बात तो ये है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और सुन ले सर, सुन ले। मैं जस्ट एक छोटा सा रिस्पॉन्ड करना हूं, मैं बात को कंप्लीट खत्म करना चाह रहा हूं इस शो को।
इसमें जाहिर, दूसरी बात यह है कि मैंने कभी कुछ एडिट नहीं किया, जैसा शो होता है मैं वैसे चलाता हूँ, ठीक है। मैं ना तो मैं किसी से वो कोई मुझे परवाह है किसी की, मैं अपनी मर्जी से बात करता हूँ, जो भी चीज होती है, सुने मेरी बात, और आपको हक है जो मर्जी बोले, मैं किसी को मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता हूँ, आप जो बोली मर्जी बोले, मैं किसी को मना नहीं करता। लेकिन कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और जाहिर बात है इस पे तो कोई दो राय नहीं है। आप कहते रहे कि नहीं है, हम आपको ये तो नहीं कह सकते कि भाई आप कह रहे हैं तो आप गलत कह रहे हैं, दूसरी बात हम जो कहना है हम कह ही रहे हैं। लेकिन बात फिर लंबी हो जाएगी, मैं इसको कंक्लूड करना चाह रहा हूं। जितनी जल्दी आप इस स्टेट ऑफ डिनाइल से बाहर आ जाएंगे कि ये आपका इंटरनल मैटर है, इंटरनल है, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बाकी फिर जारी बात है, वक्त डिसाइड करेगा कि किधर किस वक्त क्या होना है। आप बोले, फिर मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। साहब, मेरा कहना आपसे केवल इतना है कि आप एक बार ट्रीटी ऑफ एसेशन देख लेना कि महाराजा हरि सिंह ने किसके साथ साइन की थी। वो अगर जिन्ना साहब के सिग्नेचर है नीचे तो फिर मैं आपकी बात तस्लीम कर लूंगा। दूसरी बात, जो आप यूएन रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो यूएन रेजोल्यूशन के अंदर पहले आप प्ले साइड से पहले लिख लीजिएगा कि ऑल ऑक्यूपेशनल फोर्सेस विल विड्रॉ, और उसमें खाली करके जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जरा पढ़े लिखे आप भी हैं, जरा आप भी पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, और सबसे अहम और सबसे जरूरी बात, चीमा साहब, मैंने आपसे पहले कहा कि जो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल है ना मेरे भाई, ये सबसे खतरनाक है आपकी कौम के लिए। तो आप एक बार तस्लीम कर लें इस बात को, ये बात खत्म हो जाती है, और वो होगी नहीं। उसका कारण ये है मेरे भाई कि आपकी फौज का सारा धंधा ही कश्मीर के नाम पे चलता है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग की हो, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोल की बात हो। आपका अगर ये बात ना, अगर ये एजेंडा सेट ना हो आपके मुल्क में कि जी यहाँ से हिंदुस्तानी आ जाएंगे और खा जाएंगे पाकिस्तान को और हमारी कौम को तबाह बर्बाद कर देंगे, तो मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि अगर आप लोग शांति से जीना शुरू कर दें तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हम कभी भी आपके साथ किसी भी तरीके से कोई भी एनिमिटी या आपके साथ कोई भी किसी तरीके की दुश्मनी नहीं रखना चाहते। ये हमारा मौकफ है ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये पर आप लोग हटते नहीं यार, करें क्या? वो जिद्दी बच्चा होता है ना, बार बार आके जिमें वो छोटा होता सिंह मारी जाता, यू आर लाइक दैट यार। अब क्या करें यार, इस बात का हल क्या है? अब आपको एक बात बताऊं सर बात जी, है, यहाँ पे हुकूमत बदली है, जो है ना, नया वजीर आजम आया है भारत में। सर जी, फौज जो है ना पाकिस्तान में, फौज इज फोर्स फॉर गुड, फौज इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द कंट्री। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो जाहिर बात है आपकी व्यापारी है, फौजी फाउंडेशन है आपकी, वो धंधा करने वाले लोग हैं। सर मैंने तो आपको रोका नहीं है साहब, वो फौज का है, मैंने तो आपको रोका नहीं है यार, मैंने तो आपको रोका नहीं है। आप नैरेटिव सेट मत करो, आप अपनी बात का जवाब रिस्पेक्ट तो करें, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करें। देखें, लोग जब देखते हैं तो लोगों को पता होता है कौन बंदा किसको क्या कह रहा है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको बोलने की जो मर्जी तो सिर्फ गाली करेंगे और भाईजान सिर्फ गाली पूरी करोगे, रिस्पेक्ट पूरी है, बट जो बात काबिल बर्दाश्त नहीं है वो नहीं है साहब। रिस्पेक्ट पूरी है आपकी पूरी इज्जत है सर। मैं एक बात करूं, भारत को पाकिस्तान की फौज खटकती है क्योंकि नाकों चने चुबाती है ना। और दूसरी बात रही कि इधर बीजेपी बैठी हुई है, सुनिएगा ना, सुने, और उधर बीजेपी 93,000 सर वर्दी उतरवाई थी। और सर जी सुनते, ये रैंक होते हैं शोल्डर पे, ये कंधों से रैंक उतरवाए थे। मान साहब, इस तरह मजा नहीं आएगा। अरे बेल्ट खोल के रखी थी, सरेंडर किया आपके ब्रिगेडियर में, एक न्याजी की रिवॉल्वर पड़ी है, देखनी है सर जी? मैं इस तरह बात नहीं, रिवॉल्वर दिखाऊं न्याजी की? सर क्या बातें कर रहे हो यार, नाको चल सर। मैं आपको बताऊं, मटर छीलते थे बैठ के आपके फौजी सर जी, आप लंगर के लिए मटर छीलते थे बैठ के यार। आप ये क्या नाको चले चल रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो यार? चले, आपने देखे, आपकी एक खूबसूरती ये है कि आप कहते हैं कि अगले बंदे को मटर छिलवाते थे। सर गाजर मूलियां छीलते थे बैठ के, मटर छीलते थे आपके फौजी। छोड़ो ना यार, मैं बात करूं कि ना करूं? आप कंक्लूड करो। मैं बात करूं कि ना करूं? करो सर कंक्लूड। मैं बात करूंगा, करो सर, आपका शो है, आप मुझे नहीं तकलीफ होती आपको। मैं क्या 93,000 मटर छीलने को लगा दिए थे आपके फौजी यार? सुन तो लेना। न्याजी साहब को सिंगल वॉल्ट पिला के हमारे अफसर थक के गोल्फ खिला के उसको। न्याजी साहब को कर लूं बात, मैं कर लूं। 93,000 की 2.5 साल सेवा करी हमने सर। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मान साहब पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन यकीन करके हमारी हरकतों से बिल्कुल नहीं लगते। सर कौन से चने चबाए? आप ही पढ़े लिखे हो। कौन से चने चबाए नाकों के नीचे? वो चना दिखा दो मेरे को जो चबाया हो। मैं आपको रिवॉल्वर दिखा दूंगा, आप मेरे को वो चना दिखा दो जो चबाया हो। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम दो लोग बैठे हैं और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जितना मर्जी है बोलें, और जब मेरी बारी आए तो उतना ही सुने, लेकिन आप बात ही नहीं करने देते। सुने यार,
मेरी मेरी आदत नहीं है ना, मैं बदतमीजी करता हूं और मैं दूसरे बंदे को पूरा टाइम देता हूं, क्योंकि मैं बदतमीज नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता कि ये बंदा बोल रहा है तो मैंने इसको टोकना है। टोक के तो मैं अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं तो अच्छे तरीके से सुन के अच्छा हो सकता हूं। सुनिएगा सर, मैं आपको सुन के अच्छा बन सकता हूं, मैं आपको टोक के अच्छा नहीं बन सकता। जो टोकता है उसको फिर दुनिया जज करती है। मैं ये कह रहा हूं, फौज पाक इंडिया को बुरी लगती है, उसकी वजह फोर्स पर गुड है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है भारत के अंदर। बीजेपी लोगों को डिवाइड, इकोनॉमिस्ट कहता है नरेंद्र मोदी डिवाइडर इन चीफ है, उसको पता है सीडीएस बिपिन रावत को जो आर्मी चीफ से सीडीएस का ओहदा सिर्फ लालच के तौर पे दिया कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करो तो तुम्हें देंगे और क्रिएट कर देंगे पोस्ट भी, तो हमें नहीं पता, वो तो पता चल गया है। सो मैं समझता हूं कि ये अगर बात इस तरह होगी तो इट इज एन अनएंडिंग स्टोरी, अनएंडिंग स्टोरी। जो भी किसी मुल्क में स्ट्रॉन्ग चीज होती है, लोग कहते हैं इसको टारगेट करो। पाकिस्तान में फौज स्ट्रॉन्ग है तो लोग कहते हैं टारगेट करो ताकि कमजोर हो, ये एक नेचुरल चीज है। सो भारत का काम है, मोदी स्ट्रॉन्ग है, हिंदुस्तान में सरदार स्ट्रॉन्ग है। मुझे पता है बड़ा मुश्किल है आपके लिए होल्ड करना, क्योंकि वो एक प्रेशर होता है बंदे के ऊपर। आपने बात करनी, मैं खामोश हो जाता हूं, आप कर लें और मैं कंक्लूड कर देता हूं। आप आखिरी बात कर ले, मैं कंक्लूड कर देता हूं। मैं नहीं बोलूंगा। आपका चैनल है, आप कर दो इसको क्लोज, बस कोई दिक्कत नहीं। जो बोलना है बोल बाल के बंद कर दो। थैंक यू वेरी मच। बीच में बोलता है बदतमीज है, फिर मैं तो बेहतर है चुप ही रहूं। मैं एक चीज कहूंगा, मैं टोकना पसंद नहीं करता, क्योंकि आपकी ऑनर नहीं है आपको टोका जाए। आप जो मर्जी बात करें, और मैं भी ये पसंद करता हूं कि अगले बंदे को भी ना टोका जाए, ताकि उसकी बात भी अनइंटरप्टेड लोगों तक पहुंचे। हम द क्वेश्चन इज लेट्स एग्री टू डिसएग्री वट एवर वी से, लेकिन जो भी कोई कह रहा है उसको इज्जत से सुनना तो बनता है। सो अगर आप बोल रहे हैं और मैं आपको टोकूंगा तो लोग कहेंगे कितनी बदतमीजी है ये। इसी तरह अगर मैं बात कर रहा हूं और मुझे बार बार टोकेंगे तो लोग कहेंगे बदतमीजी है ये। बट एनी हो मान साहब, खूबसूरती यही होती है कि आप बात भी करते रहें और आप डिसएग्री भी रहें। आप बात करें, आप एग्री करें, आप बात करें, आप डिसएग्री करें। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा आखिर में कि नफरत का कारोबार नहीं करना चाहिए और इंसाइटिंग फॉर वायलेंस नहीं होनी चाहिए। लोगों को उकसाना नहीं चाहिए कि भाई इसको मार दो और इसको मार दो। ये मैं समझता हूं ये किसी भी पढ़े लिखे इंसान का सबसे कोई घटिया हरकत हो सकती है कि वो ये कि तुम उसको मार दो। मैं कम से कम नहीं कहूंगा, बेशक भारत का फौजी हो, अमेरिका का फौजी हो, किसी मुल्क का फौजी हो, कि कहा जाए जी इसको मार दो। नहीं, आप फौजी होता है, फौजी की एक ऑर्डर होती है, ही इज प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। आपके जितने भी फौजी हैं वो कर रहे हैं जो उनको सरकार की तरफ से हुक्म आता है। सो लेट्स रिस्पेक्ट द सोल्जर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, बिकॉज सोल्जर्स डिजर्व रिस्पेक्ट। जी जी मान साहब बात करें, फिर मैं इसको बंद करने लगा। मान साहब आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ जी आपको, बिल्कुल। मैंने कहा अगर कोई बात करनी है तो करो, नहीं तो फिर मैं बंद करूं, क्योंकि बात काफी शो लंबा हो। देखिए बात साहब ऐसी है कि पहली बात तो ये कि आपके 93,000 फौजियों ने यहाँ पे खूब मटर गोभी आलू छीले हमारे साथ बैठ के, ठीक है। और ये जो आपके एक न्याजी साहब थे, ये गोल्फ खेलने के शौकीन थे, सिंगल माल्ट पीते थे, बढ़िया इनको शराब चाहिए होती थी, इनकी खूब सेवा करी हमने। भाई आप थोड़ा सा उस बात का एहसान मानो, और ये जो उनसे आप कहते हैं ना नाको चने चबवाए, वो चने भी दिखा दो। और वो न्याजी साहब की पिस्तौल मैं आपको भी व्हाट्सएप कर दूंगा, फोटो उसकी देख लीजिएगा। तीसरी बात, आपने देखिए कहा कि साहब फौज आपके मुल्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो सबसे मजबूत चीज होती है उसको टारगेट करते हैं। तो आप भी देख लें, आप सरदारों को टारगेट करते हैं, आपकी इस्टेब्लिशमेंट और मोदी साहब को खूब गालियां देते हैं। तो हमको भी समझ में आ रहा है कि हमारे मुल्क में कौन स्ट्रांग है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक ही सांस में अपने मुल्क की ताकत बता दी और साथ ही आपने हमारे मुल्क की ताकत बता दी। तो ये बड़ी खूबसूरती रही आपके आज की डिबेट में। आपने बड़े प्यार से और बड़े लहजे से सारी बात कही, और आपने बड़े शानदार शब्दों में मुझे बदतमीज भी कह दिया कि बीच में बोलता हूं। पर यह है कि मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होती, और मैं उसका कारण बताता हूं। हमारे को ना एक, चाहे हमारी कौम कह लो, सिक्खी में कह लो, आप तो खैर आपने जैसे कहा कि आपके बुजुर्ग समझदार थे तो हमारे तो हम सिक्खी में रहे जी, हम नहीं बदले। और हमारे को ये सिखाया गया साहब, ना तो जुल्म सहना है और ना बर्दाश्त करना है और ना करना है। अब हम ना तो किसी पे जुल्म करके राजी और ना हम जुल्म बर्दाश्त करके राजी। और जब आप गलत बोल रहे थे तो जाहिर सी बात है मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने बीच में आपको टोक लिया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि पाक फौज अगर सच में इतनी मजबूत होती ना साहब, तो इतनी बार मार्शल लॉ ना लगाते, ठीक है साहब। दूसरी बात,
इतनी ये फौजी फाउंडेशन ना खड़ी करते, ये डीएचए के प्लॉट ना काटते, और ये जो आपके दूसरे मुल्कों में पिज्जा बेचने वाले पापा जोन्स है ना, इनको जरा आप जरा देख लो, क्योंकि आपके मुल्क, अगर मैं माफ करना, अगर कोई कमी अगर आज भी रहती है ना पाकिस्तान में, तो उसके पीछे यही लोग हैं। और मैं आपसे चाहूंगा, मैं ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है, पर मन में आप उसका जवाब सोच लेना, मैं अभी बोलूंगा। तो कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे, समझ लो। और दूसरी बात कहते हैं, 1 टके के 2 गो गो। अब आप ये फिल इन द ब्लैंक्स खुद कर लेना, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि साहब ये बातें कहते अच्छी नहीं लगते। तो मैंने इतनी बात इशारे में कही है साहब, और आप समझो, वास्तव में समझो, आप जिसको अपनी सबसे बड़ी मजबूती या सबसे बड़ी ताकत मांग रहे हैं ना, पाक फौज को, हैड इट बीन अ डिसिप्लिन्ड आर्मी ना, आपका मुल्क बहुत आगे होता साहब, आज बहुत आगे होता। और मतलब ठीक है, वी कैन, लाइक यू सेड, एग्री टू डिसएग्री। सच्चाई ये है कि हम यहाँ पे इस चीज के ऊपर हम सहमत हो सकते हैं कि हम दोनों सहमत नहीं है इस बात को लेकर। पहली बात तो यह है कि देखें, आपने इतनी बातें की, मैं खामोश रहा क्योंकि मुझे पता है कि गुस्सा मुझे नहीं आता, क्या मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं समझता हूँ, सुनो तो सही ना, गुस्सा तो मुझे भी आता है और मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन मैं खामोश इसलिए हूं कि कुछ मैनर्स भी होते हैं, कुछ तमीज भी होती है। और अगर मैं आपको टोकता रहूंगा, मैं आपको टोकता रहूंगा, तो ये तमीज के दायरे में नहीं आएगा, ये बदतमीजी होगी। और मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता कि जिससे आप जो है वो आपकी इंसल्ट हो। और आपको क्योंकि जारी बात है कि भारत के अंदर एक छोटा मोटा खौफ तो है ना भाई, कि वो पाकिस्तान पे बैशिंग अच्छी करनी है, रेटिंग शेटिंग आएगी। तो द फोर्स फॉर गुड नहीं है आप, मैं समझता हूं पढ़ा लिखा इंसान हो, फोर्स फॉर गुड होता है, जिसका काम ये होता है। मेरा कोई चैनल नहीं है सर जी, मैं एक बात सुन ले, रेटिंग आपको आएगी, मेरे को नहीं आएगी। और सर जी, आपने इतनी लंबी बात की, मैंने टोका नहीं, आपने इतनी फौज को बातें की, मैं खामोश रहा। आपका जो टॉपिक नहीं है आपने वो भी डिस्कस कर लिया, सवाल जो नहीं है वो भी डिस्कस कर लिया, आपने हर चीज डिस्कस कर ली, लेकिन मैं खामोश रहा। क्यों भला? क्योंकि मुझे पता है कि आपकी मजबूरी है, आप मजबूर हैं। आप अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी गुड्डी कैसे उठेगी? ये दरअसल मुझे इस चीजों का पता है, तो मैं इसको एंजॉय करता हूं, मैं इसमें मान साहब एंजॉय करता हूं कि ये जो चीज है आपको करनी चाहिए, आप करें, नो प्रॉब्लम, मैं आपको मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं ना टोकता हूं, ना मैं टोकता हूं, ना मैं रोकता हूं, लेकिन मैं एक चीज समझता हूं कि बात हमेशा तमीज के दायरे में रह करनी चाहिए। ये हम सबके लिए अच्छा होता है, और ये मैं आपको नहीं कह रहा, ना मैं अपने आप को कह रहा हूं, मैं एक जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। अगर एक प्रिंसिपल हम सेट कर लेंगे तो उस प्रिंसिपल के ऊपर जब हम चलते रहेंगे तो हमारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा, एंड वी विल बी एन ऑनरेबल पीपल। दिस इज व्हाट आई वुड से। बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच मान साहब, आपने इतनी मेरी पाक फौज के बारे में बातें की, एंड लिसनड इट, बिकॉज गो के आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू व्हाट यू सेड, लेकिन मैं उसका जवाब आपको फिर किसी मौके पे दे दूंगा। और मुझे पता है कि आपकी मजबूरियां हैं बहुत ज्यादा, जितनी एंटी आर्मी बैशिंग करेंगे उतनी रेटिंग आएगी, आप करें जनाब मान साहब। ये तो फिर जारी बात है कि वो बीजेपी वालों को भी तो बताना होता है ना, देखो बट एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच। आप शुक्रिया बहुत बहुत।